ओके। तो नमस्कार, आप सभी लोगों का इस बेहतरीन सेशन में स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में जानना चाहेंगे कि जो भी बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं या मेंस की तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, प्री निकल जा रहा है लेकिन मेंस नहीं निकलता है, या वो बच्चे जिनको ये लगता है कि तैयारी करने का जो सही तरीका है वो हमारा प्री का है, पहले हम प्री तैयारी करें फिर मेंस की करें फिर जाकर के हम फाइनल सिलेक्शन लेंगे। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आज हम लोग इस सेशन में जो बात करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि बीपीएससी या किसी भी सिविल सर्विस की तैयारी करने के क्रम में हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खास करके मेंस की तैयारी के लिए हमको किस प्रकार की रणनीति को अपनाना चाहिए जिससे कि हम सफलता की ओर अपने कदम को सही तरीके से बढ़ा सकें। क्योंकि भटकाव बहुत होता है, मुख्य परीक्षा की तैयारी को लेकर के तमाम तरह की आशंकाएं बच्चों में रहती हैं। अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, लिखना कैसे सीखेंगे, हम क्या पढ़ना है मेंस के लिए, जो पीटी में पढ़ना है वही पढ़ना है या कुछ अलग पढ़ना है, उसकी तैयारी के लिए कितने घंटे का समय हमको चाहिए, कौन सी बुक हमको फॉलो करनी चाहिए और कितना हमको क्लास तैयारी करने के लिए या फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए कितने घंटे हमको इसकी तैयारी करने के लिए पर डे पढ़ना चाहिए। तो आज हम लोग इन सभी बातों को आपके सामने रखेंगे। आपकी अपनी सहमति और असहमति हमेशा स्वीकार है। जो चीजें आपको लगे कि ये आपके लिए सही हैं उसको अपनाइए, जो आपको लगे कि आपके लिए सही नहीं है उसको आप सिरे से नकार सकते हैं। ये एक जनरलाइज तरीका होता है। ये टॉपर्स के द्वारा बताई गई बातों के आधार पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने इसको फॉलो करके अप्लाई करके अपने लक्ष्य को हासिल किया है, सफलता प्राप्त की है, उसी के आधार पे हम आप लोगों को ये बात बताने जा रहे हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनुभव पे आधार पे होती हैं, उनको भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी चीजें सभी व्यक्ति पर समान रूप से लागू हों। तो वो आप पे निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की तैयारी करना चाहते हैं, वो अलग की बात है। लेकिन जो चीजें हैं जो एक एग्जाम को क्रैक करने की जरूरी है, उन बातों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहां पर शुरुआत करते हैं। टॉपिक आज का यही है कि बीपीएससी मेंस की सही अध्ययन रणनीति क्या होनी चाहिए। आज हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं। तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि बीपीएससी मेंस की तैयारी के लिए बेसिकली 3 चीजों पर आपको विशेष फोकस करना है। वो 3 चीजें क्या हैं कि आपके समक्ष जो बेहतरीन अध्ययन सामग्री है वो है या नहीं है, जिस स्टडी मटेरियल को आप यूज कर रहे हैं वो कितना ऑथेंटिक है, वो कितना आपके एग्जाम के लिए प्रभावी है और किस तरह से वो आपके एग्जाम को सफल बनाने में वो योगदान दे सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण तरीका होता है। दूसरा होता है उत्तर लेखन अभ्यास। आंसर राइटिंग की जो एक एक्सरसाइज होती है, जो उसका अभ्यास होता है, वो आपने कितना किया है, कैसे किया है, उसका मूल्यांकन कैसे आपने किया है। और थर्ड होता है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर की तैयारी आपने कैसे की है, क्या आपको करंट अफेयर संबंधित, इसको करंट अफेयर ना कह करके अगर हम लोग कंटेम्परेरी इश्यूज कहें तो ज्यादा सही होगा। क्योंकि सिविल सर्विस एग्जाम में करंट अफेयर तो एक बात होती है, लेकिन जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमेशा कंटेम्परेरी इश्यूज से पूछे जाते हैं। समसामयिक मुद्दे से संबंधित जो करंट अफेयर होता है वो हमको जानना होता है। तो जिन बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि हमको केवल करंट अफेयर पढ़ लेना है, उससे काम नहीं चलेगा। यहां पर आपको समसामयिक मुद्दे यानी कि कंटेम्परेरी इश्यूज पर आपको ध्यान देना होगा। कंटेम्परेरी इश्यूज से संबंधित जो मुद्दे हैं वो जो करंट अफेयर में आ रहे हैं उनसे हमको जो है वो उनको लिंक करना, उनसे तारतम्य बैठाना। कोई घटना अगर आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले हुई है, उसका आज क्या रिलेवेंस है और उससे संबंधित कौन सी घटना आज जुड़ी हुई है, ये करंट अफेयर कहलाता है। लेकिन जो मुद्दे हैं वो समकालिक मुद्दे या कंटेम्परेरी इश्यूज होते हैं, उनको हमको जो है जोड़ करके चीजों को पढ़ना होगा। आज का सबसे जो ज्वलंत कंटेम्परेरी इशू है वो आपका क्लाइमेट चेंज है, पॉल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग क्लास में बताते हैं आप लोगों को। और तीसरा होता है कि मॉक टेस्ट।
जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट देते हैं उतने ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस, उतनी ज्यादा आपके अंदर आंसर राइटिंग की स्किल, उतना ही आपके अंदर ज्ञान बढ़ता है और आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस आता है। तो इन 3-4 चीजों की ध्यान रखने की आपको जरूरत होती है, जिसमें से आपका पहला है स्टडी मटेरियल, दूसरा है आपका आंसर राइटिंग स्किल, तीसरा आपका है समसामयिक मुद्दे यानी कि कंटेम्परेरी इश्यूज, और चौथा आपका है मॉक टेस्ट। यदि आप नियमित और एक अनुशासित ढंग से पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आवश्यकता इस बात की है कि आप नियमित और अनुशासित तरीके से, ये 2 शब्द आपको सफलता दिलाने में काफी हैं। एक आपका क्या है, नियमित यानी कि रेगुलरिटी होनी चाहिए, और आप में अनुशासन होना चाहिए। ये 2 चीजें आपको सफलता, उस बच्चे को भी सफलता दिला सकती है जिस बच्चे ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है या उसको पता ही नहीं है कि बीपीएससी या सिविल सर्विस की पढ़ाई क्या होती है। जिस दिन से आप नियमित और अनुशासित हो जाएंगे उस दिन से आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे और सफलता को आप प्राप्त कर लेंगे, इसमें दो राय नहीं है। ये बातें जो मैं बता रहा हूं अनुभव और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो टॉपर्स हैं, उनके आधार पे मैं आपको बता रहा हूं। तो ये कोई इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। परीक्षा पैटर्न और सिलेबस को अच्छे से समझना चाहिए। जिस चीज की आप तैयारी करना चाह रहे हैं, जैसे बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मुख्य परीक्षा में कितने पेपर होते हैं, हर पेपर में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, उस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो पेपर कितने अंकों का होता है, उसमें कितने मार्क्स के होते हैं वो, और कितने प्रश्न आते हैं, और प्रत्येक प्रश्न को कितने शब्दों में लिखा जाता है। इन सब की बेसिक समझ अगर आपको है तो आपकी तैयारी आसान हो जाती है। तो बीपीएससी मेंस में जैसे पता है आपको कि एक सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र होता है, सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर होता है, सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर होता है, एक आपके पास ऑप्शनल यानी कि वैकल्पिक विषय होता है। इसमें से अगर देखा जाए तो हिंदी पेपर क्वालिफाइंग पेपर होता है, और बाकी जो 3 पेपर होते हैं इसमें आपको क्या करना होता है, मेरिट में शामिल। 3 पेपर जो होते हैं मेरिट में शामिल होते हैं, लेकिन आपका सामान्य अध्ययन वाला क्या होता है, जस्ट क्वालिफाइंग होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है यहां पर, इसमें एक एस्से का पेपर भी होता है, एक निबंध का पेपर भी होता है। निबंध जो होता है वो 3 निबंध आते हैं। उन 3 निबंध में आपको एक जो है वो बिहार की लोकोक्तियों पर आधारित होता है, एक आपका जो है वो फिलॉसफिकल निबंध होता है, और एक आपका जो होता है वो मेटेरियलिस्टिक यानी कि सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको 3 आंसर ऐसे भी आपको लिखने होते हैं। कुल मिलाकर के आपको ये चीजें आपको वहां पर करनी होती हैं, इनका आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। इन तैयारी को करने के क्रम में आपको ध्यान ये देना है कि आपको क्या करना है कि सही अध्ययन सामग्री का चयन करना है। जैसे जब आप कोई खाना बनाना जाते हो तो आप जो मटेरियल है, जो खाना बनाना चाहते हो, वो सही मटेरियल हो। आपके पास जो भी आप इंग्रेडिएंट आपके होते हैं, आप पहले उसको सेलेक्ट करते हो, वो खराब ना हो, पुराने ना हो, एक्सपायरी डेट वाले ना हो। ये आप पहले करते हो कि नहीं करते हो? सेम चीज वही है। जब आप तैयारी शुरू करते हो तो आपका जो तैयारी करने का जो इंग्रेडिएंट है, जो आपका अध्ययन सामग्री है, उसका तो चुनाव जो है वो सही तरीके से आपको करना चाहिए। अगर उसमें गड़बड़ी हो गई तो आपका खाना खराब बनेगा, आपका पकवान खराब बनेगा, वो आपकी तबीयत खराब कर सकता है, आपकी मृत्यु भी करा सकता है। सेम ये भी है, अगर व्यक्ति को अध्ययन सामग्री सही से नहीं यूज किया, स्टडी मटेरियल का चुनाव सही से नहीं किया, तो सिलेक्शन भी नहीं होगा, समय बर्बाद होगा और उस व्यक्ति का जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो अनुशंसित पुस्तकें और साथ में जो है स्रोतों की सूची यहां पर मैं दे रहा हूं, इनको आपको ध्यान रखना है। और अगर आप वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं, अगर वास्तव में आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इन पुस्तकों को आपको पढ़ना है और इन्हीं पुस्तकों को पढ़ करके आपको अपने सिलेक्शन को बेहतर करना है। इन पुस्तकों के अलावा अगर आप और पुस्तकें कुछ पढ़ते हैं
बाजारू नोट्स अगर आप पढ़ते हैं तो बाजारू नोट से आपको सिलेक्शन नहीं होता है। जब तक आपको अध्ययन नहीं करेंगे, गहराई से अध्ययन नहीं करेंगे, आप समय नहीं देंगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आज का जो दौर चल रहा है वो आपका, आप देखेंगे रील्स का समय चल रहा है। 5 मिनट में आईएएस कैसे बने, ये वाला मुद्दा चल रहा है। जल्दबाजी में बच्चे हैं, फटाफट पढ़ना चाहते हैं, 2 मिनट में मैगी खा करके तैयारी करना चाहते हैं। ये सब नहीं चलने वाला है, इसको आप ध्यान रखिए। ये सब क्या है, धीरे धीरे एक दौर आया था, वो दौर अब धीरे धीरे जा रहा है और इसमें वही बच्चे शामिल होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है। आप आज भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की अगर लिस्ट उठाएंगे और उनको ढूंढेंगे, उनसे बात करेंगे, तो आप वही पाएंगे कि जो दौर आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले जो तैयारी का तरीका हुआ करता था, जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने तरीका हुआ करता था, किताबें पढ़ने का तरीका हुआ करता था, गहन अध्ययन करने का तरीका हुआ करता था, आंसर राइटिंग को लिख करके अच्छे से रोज लिख करके उसको समझने का तरीका हुआ करता था, वही तरीका वो भी फॉलो करते हैं। समस्या यह है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की संख्या कम होती है, वो सभी तक पहुंच नहीं पाते हैं और आजकल यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर रील्स और तमाम तरह की जानकारियां बच्चों को भ्रमित करने का काम करती हैं, जो सही तरीके से उनकी तैयारी को करने में बाधक हैं। तो अनुशंसित पुस्तकों और स्रोतों को यहां पे दिया जा रहा है, इनको पढ़ करके आपको तैयारी करनी है। जैसे अगर हम बात करते हैं जीएस फर्स्ट की, सामान्य अध्ययन फर्स्ट में बिहार का इतिहास आपको पढ़ना चाहिए। बिहार के इतिहास के लिए रमेश चंद्रा की किताब आपको होनी चाहिए और बिहार के इतिहास के साथ साथ अगर आप बिहार का पूरा एक जो बीपीएससी के लिए बिहार एक प्रकार से जो होता है उसकी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सारी समग्रता में जो बिहार होता है, उसके लिए इम्तियाज सर की जो किताब आती है वो आप पढ़ सकते हो, उसको आप फॉलो कर सकते हो। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, बिहार के लिए 2 चीजों का, रमेश चंद्रा और इम्तियाज अहमद सर जो हैं, इनकी किताब आप फॉलो करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। भारत का इतिहास अगर बात किया जाए तो एनसीईआरटी कक्षा 11 और 12 की इतिहास किताब आप पढ़ सकते हो। यहां पर भी आप जो स्पेक्ट्रम का उपयोग कर सकते हो, स्पेक्ट्रम का, आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम का उपयोग कर सकते हो, जिसे यहां पर दिया गया है। आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम और संक्षिप्त इतिहास, ये आपकी तैयारी बेहतर कर सकता है। आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी की नितिन सिंघानिया और एनसीईआरटी, इन दोनों का उपयोग आप यहां पर करोगे। आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी और नितिन सिंघानिया की बुक आप यूज करोगे। फर्स्ट पेपर में जो भूगोल का पोर्शन होता है उसमें आपको जीसी लियोंग की किताब आती है, गॉनचिंग लियोंग। ये अलग अलग जो है वो कॉन्टिनेंट के लिए या अलग अलग जो है आप देखेंगे, एशिया के लिए अलग है और अलग अलग कॉन्टिनेंट के लिए अलग अलग बुक लिखी जाती है। तो सर्टिफिकेट फिजिकल एंड आपका ह्यूमन ज्योग्राफी किताब है जीसी लियोंग, ये आप पढ़ सकते हो। ये अंग्रेजी में आती है लेकिन इतनी कठिन नहीं होती है, इससे कॉन्सेप्ट आपका बेहतर मिलेगा। और एनसीईआरटी की कक्षा 11 और 12 की जो भूगोल की जो किताब होती है, इसको आप अच्छे से कई बार अगर आप पढ़ते हैं, मैं बार बार कहता हूं 2 किताबें पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए, उसको बार बार निचोड़ डालिए, उसी से आपको सब कुछ आपको मिल जाएगा। और अगर अधिकांश अलग अलग किताबें, किसी ने कहा ये ले लो, कल आपने सतीश आपने जो है वो रमेश गुप्ता कोई भी किताब ले ली, आपने खुल्लर ले ली, परसों आपने जो है जाकर के कोई और किताब ले ली और फिर अगले जाकर के आपने जो है वो कोई और किताब ले ली। तो दुनिया में बहुत सारी किताबें ज्योग्राफी पर हैं, आप कितनी पढ़ोगे? तो कुछ सीमित किताबें पढ़ करके आप तैयारी को, ये स्टैंडर्ड बुक है आपका, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसके साथ साथ खुल्लर की किताब भी आप पढ़ सकते हो। खुल्लर की किताब अच्छी होती है और जो लेटेस्ट जो मॉडल उसका होगा वो आप यहां पर ले सकते हो। लेकिन कक्षा 11 और 12 की जो भूगोल किताबें हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे। एक मैगजीन आती है भूगोल एंड यू, आप, ज्योग्राफी एंड यू, हिंदी में भूगोल और आप करके आती है, उससे जो करंट की चीजें होती हैं उनको भी आप भूगोल संबंधित पढ़ सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। तो ये सामान्य अध्ययन में फर्स्ट में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सामान्य अध्ययन सेकंड की अगर हम बात करें तो उसमें जो पॉलिटी का जो आपका गवर्नेंस का हिस्सा होता है, उसके लिए एम लक्ष्मीकांत की किताब
जग जाहिर है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो बीपीएससी या किसी भी स्टेट की तैयारी करे और लक्ष्मीकांत के बारे में जानता हो। लक्ष्मीकांत कंप्लीट बुक तो नहीं कहेंगे, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड सही है। इससे आपके आसान शब्दों में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, चीजों को क्रम में दिया हुआ है। जिस प्रकार से यूपीएससी का बीपीएससी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। तो ये एक ऐसा नहीं है कि यही एक अकेली किताब है, लेकिन इससे आप सहारा लेकर के अपनी तैयारी को आप बेहतर कर सकते हो। अर्थव्यवस्था में आप रमेश सिंह को पढ़ सकते हो। रमेश सिंह की किताब जो है वो अर्थव्यवस्था के रूप में बेसिक बुक मानी जाती है। बिहार के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक बिहार आर्थिक सर्वेक्षण आप पढ़ सकते हो, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, ये आप पढ़ लोगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कक्षा 6 से 10 तक की विज्ञान की पुस्तक पढ़ोगे, लेकिन यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लास 6 से 10 तक की किताबों पढ़ने से केवल आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, यहां से क्वेश्चंस आपका नहीं पूछा जाएगा। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको करने के लिए आपको उत्कर्ष द्वारा जो आपको प्रदान की गई जो क्लास नोट्स होंगे, जो मेरे द्वारा दिए जाएंगे, इसको आप अगर फॉलो करते हो तो 100% आप यहां से जो है आंसर को कर पाओगे। और इससे बेहतर और इससे सटीक और इससे संक्षिप्त रूप में ना तो आपको कहीं टॉपिक मिलेगा, ना ही आपको मटेरियल मिलेगा, जो आपकी तैयारी के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके आंसर राइटिंग मजबूत करेगा। कम समसामयिक घटनाओं से जोड़ करके आपको बताया जाएगा। तो इसको अगर आप फॉलो करते हो तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 100% आपको यहां पर सफलता मिलने की संभावना है। 72 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है आपका थर्ड पेपर के सेकंड पेपर के थर्ड पार्ट में, उसको आप अच्छी तरीके से यहां पर कर सकते हो। और समसामयिक घटनाओं में योजना पत्रिका आती है, अगर पढ़ पाओ तो पढ़ लो, कोई बहुत ज्यादा बाउंडेशन नहीं है। कुरुक्षेत्र आता है, ये भी बहुत ज्यादा बाउंडेशन नहीं है। पीआईबीज आपको पढ़ने होते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो सरकार जो करती है उसको अपना प्रेस रिलीज करती है, तो वो अथेंटिक होता है, डेटा उसको सटीक होते हैं। और एग्जाम में अगर आप पीआईबी के बातों को लिखते हो तो ये माना जाता है कि आपने अच्छे से किया है। जो टॉपर्स होते हैं वो इसी पीआईबी का, द हिंदू का या इंडियन एक्सप्रेस का, इसी का ज्यादातर उपयोग करके वो सफल होते हैं। अच्छी रैंक लाने के लिए आपको इनको जरूर पढ़ना चाहिए। इससे आपके जो आंसर राइटिंग के जो डेटा होते हैं, जो करंट के इश्यूज होते हैं, वो सरकार के जो दस्तावेज होते हैं, सरकार के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उससे मैच करते हैं। वो भाषा आपकी मैच करेगी। उससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है उसको लगता है कि नहीं, इसको ये जो व्यक्ति है इसके अंदर सरकारी गुण पहले से ही हैं, इसके अंदर ऐसी क्वालिटी है कि वो ऐसी भाषा लिख रहा है जो गवर्नमेंट की भाषा होती है, ऐसे डेटा दे रहा है जो गवर्नमेंट की डेटा होती है। तो वो कहीं ना कहीं वो लिंक कर जाता है और आपको अन्य स्टूडेंट की अपेक्षा जो है वो काफी ज्यादा लीड कर जाते हैं। आप बेहतर मार्क्स ला करके जो है वो टॉप कर जाते हैं। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो आप इसको फॉलो करें, नहीं तो दुनिया भर की किताबें, क्रॉनिकल, कुरुक्षेत्र मैगजीन, तमाम तरह की मार्केट मैगजीन है, उससे आपको जो है समय बर्बाद होता है। उसको आप पूरा पढ़ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि जो डिमांड है उसी की आपको सप्लाई आपको होनी चाहिए। बीपीएससी मांग कुछ रहा है, कर आप कुछ रहे हैं, तो उससे समय की बर्बादी होगी, आपका कॉन्सेप्ट भी बर्बाद हो जाएगा और आपको कम समय में, कम शब्दों में सही चीज को जो लिखना है वही आपको स्मार्ट बनाती है। और वो आपको पीआईबी, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस नामक जो मैगजीन्स है, सॉरी जो न्यूज़पेपर हैं, इनसे आपको मिलेगा। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। वैकल्पिक विषय में तो चूंकि वैकल्पिक विषय बहुत सारे होते हैं, हर स्टूडेंट का अपना अपना अलग अलग वैकल्पिक विषय होता है, तो अपने वैकल्पिक विषय के आधार पर अपनी स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हैं। आपको पता होगा उसके बारे में, यहां पर उनके बारे में बताना तो बहुत ज्यादा कठिन काम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे वैकल्पिक विषय हैं, हर स्टूडेंट के वैकल्पिक विषय अलग अलग होते हैं। तो अगर आपने तैयारी मेंस में शुरू की है तो आपने कहीं ना कहीं से वैकल्पिक विषय कहां से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, तो इस पर हम चर्चा अलग से कर लेंगे, ये एक अलग विषय है। और उत्तर लेखन का अभ्यास बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने बताया था कि उत्तर लेखन का अभ्यास अगर आप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, आपको दुनिया की कोई ताकत सेलेक्ट नहीं कर सकती है।
बीपीएससी मेंस में उत्तर लेखन बहुत महत्वपूर्ण होता है। बेहतर लेखन करने के लिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर प्रश्न के 3 चरण होते हैं। एक उसका होता है इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी भी आंसर का इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो 3 से 4 पंक्तियों में उसके विषय का सारांश लिखा जाता है। विषय का जो आप लिखने जा रहे हैं उसकी समरी लिखी जाती है, और ऐसा माना जाता है कि जो टॉपर से उनका यह कहना है कि सर डिफिनीशन से अच्छा होता है कि आप अपने आंसर की शुरुआत किसी अच्छे आंकड़े से करो, डेटा से करो। तो जब आप न्यू डेटा से कोई आंसर शुरू करते हैं उसमें आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जब भी आप इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे तो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 3 से 4 लाइन का होना चाहिए, और हमेशा जो है वो नए डेटा के साथ, कोई भी विषय हो सबके अपने डेटा होते हैं, नए डेटा के साथ या नई लाइन के साथ या किसी नई कोटेशन के साथ आप इसको शुरुआत कर सकते हैं। और दूसरा होता है आपका जो मेन बॉडी होती है। मेन बॉडी को लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। आप बुलेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिंदुवार लिख सकते हैं, आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा माना जाता है वो कहते हैं बुलेट के फॉर्म में अगर आप लिखते हैं तो वो एग्जामिनर को क्लियर कट दिखाई देता है, वो पढ़ सकता है पॉइंट लाइन टू लाइन और आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है। पैराग्राफ लिख सकते हैं, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, रे डायग्राम बना सकते हैं। उससे आपकी जो आंसर राइटिंग की जो क्वालिटी है वो बेहतर हो जाती है। जरूरत पड़े तो वहां पे आप मैप बना दीजिए, चीजों को मैप समझाइए, उससे लगता है कि आपका समय बचेगा और आप सही तरीके से डिजाइन करके अपनी बातों को वहां पर अच्छे से कह पाएंगे। कंक्लूजन में हमेशा जो कंक्लूड होता है वो हमेशा बैलेंस होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। ये 2 ध्यान रखिएगा। कोई भी डिस्कस लिखेंगे उसमें यही बताएंगे कि ये टेक्नोलॉजी बेहतर है, ये चीज अच्छी हुई है, सरकार की जो कदम है, जो पहल है बहुत अच्छा है, लेकिन इसको और अच्छा करने की जरूरत है। इसमें जो कोई सीमाएं हैं, कोई लिमिटेशंस हैं, उस पर हमको ध्यान दे करके उन समस्याओं को समाधान करके इस चीज को हम और बेहतर कर सकते हैं और इससे समाज को हम बेहतर लाभ दे सकते हैं। इस तरह से आप संतुलित और सकारात्मक आंसर में जो कंक्लूजन आप करेंगे तो आपका मार्क्स जो है अच्छे मिलेंगे। इसको आपको ध्यान में रखना है। कुछ टिप्स के बारे में बता देते हैं कि अगर आप तैयारी मेंस की कर रहे हैं तो पिछले वर्षों के प्रश्न पर जरूर हल करें। जैसे मान लीजिए कि आप मेंस लिखने जा रहे हैं 70 बीपीएससी का, अगर आप मेंस लिखने जा रहे हैं तो आपको लगभग पिछले 10 सालों के जो पेपर हुए हैं उनके आंसर राइटिंग करके आपको जानी चाहिए। उसी प्रश्न को उसी समय में घड़ी लगाइए, घर में बैठिए, पेपर लीजिए, आपका टाइमर लगा दीजिए, स्टॉपर लगा दीजिए और आप लिखना शुरू कर दीजिए। उतने ही शब्द सीमा में, उतने ही समय में अपने प्रश्न को कंप्लीट करिए। डेली ये करिए। ये कठिन काम होता है, बोरिंग काम होता है, लेकिन जो कर लेता है वही सफल होता है। तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करिए, दैनिक उत्तर लेखन का अभ्यास करिए, डेली 1-2 प्रश्न आप जरूर लिखिए, कम से कम हफ्ते में 1 बार निबंध लिखिए और कम से कम पर डे 1 या 2 आंसर लिखिए। उत्तर को सारगर्भित और तथ्यात्मक बनाएं, यानी कि फैक्ट भी उसमें हो और उसमें क्या हो, वो सारगर्भित हो। सारगर्भित का मतलब होता है कि उसका रिलीवियंस हो, वो चीज जो आप लिखेंगे जो समाज के साथ, उस विषय के साथ, सरकार के डेटे के साथ क्या कर रही है, जुड़ रही है, लिंक कर रही है, और उसमें कुछ विशेष डीप चीजें आप बता रहे हो और फैक्ट्स भी होने चाहिए। इन चीजों को आपको ध्यान में रख करके अपने आंसर राइटिंग को बेहतर करना चाहिए। ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। और समय प्रबंधन और अध्ययन योजना अगर देखा जाए तो ये तो हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग होती है, लेकिन एक मैं जनरलाइज वे में आपको बताना चाह रहा हूं कि सामान्य अध्ययन जो स्टडी प्लान होता है उसको आप कुछ ऐसे कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो मैं हूं, तैयारी कर रहा हूं, तो हमको वैकल्पिक विषय, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड, एसए और करंट अफेयर, इनको हमको जो है डिवाइड कर लेना चाहिए। जैसे सुबह 6 से 9 बजे तक हम अपना वैकल्पिक विषय पढ़ेंगे, 10 बजे से 1 बजे तक हम सामान्य अध्ययन पढ़ेंगे, शाम को 3 से 6 बजे तक हम सामान्य अध्ययन 2 पढ़ेंगे, रात में 8 से 10 बजे तक हम करंट अफेयर और उत्तर लेखन का काम करेंगे, और फिर हम बीच में जो है कहीं ना कहीं पर अध्ययन जो है स्टडी करेंगे एस्से को। एस्से के लिखने के लिए हम 1 हफ्ते में 1 दिन का समय निकालेंगे।
हफ्ते में एक दिन हम एस्से को पढ़ करके, मान लो संडे का समय निकालते हैं, तो संडे को पूरा दिन आप एस्से को दीजिए, एस्से के बारे में पढ़िए, एक एस्से लिख के रख दीजिए। इस तरह से आप देखेंगे तो लगातार आपकी तैयारी जो है बनती रहेगी। इसी को कहा जाता है नियमित और अनुशासित। अगर इस प्लानर पे अगर आप नियमित हैं और अनुशासित हैं तो आपको कोई ताकत सिलेक्शन नहीं रोक सकती है। लेकिन कहीं आप डगमगाते हैं, कभी उठते हैं 8 बजे, कभी उठते हैं 9 बजे, कभी उठते हैं 5 बजे, कभी आप कहीं शादी में चले जाते हैं, किसी के बर्थडे में चले जाते हैं, कहीं घूमने चले गए, कहीं मेला चले गए, तो उसमें क्या होगा कि ये पूरा रूटीन आप गड़बड़ हो जाएगा और फिर आपका जो है ये डिसबैलेंस हो जाएगा। ना आप नियमित रह पाएंगे और ना ही अनुशासित हैं। तो अपनी पढ़ाई के लिए अगर आप नियमित हैं, अनुशासित हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही फॉलो कीजिए, जो भी आप चार्ट बनाइए, समय स्टडी प्लानर, उस पर आप नियमित रहिए और अनुशासित रहिए। आपको लगातार जो होगा उसमें क्या होगा, लगातार चीजें मिलती रहेंगी। इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात आती है यहां पर टिप्स के बारे में। इसमें अध्ययन के दौरान नोट्स बनाएं, यानी कि जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, जो भी आप स्टडी करते हैं, उसमें आपको क्या करना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे, चीजें भूल जाएंगे। नोट्स बनाने के साथ साथ आपको क्या करना है, कोई ना कोई समराइज करना है, समरी देनी है। रोजाना अगर आप पढ़ने की बात की जाए तो कम से कम 6 से 8 घंटे की आपको पढ़ाई करनी है। ना बहुत ज्यादा करना है, ना बहुत कम करता है। कोई कहता है कि मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, कोई 10 घंटे पढ़ता है, कोई 20 घंटे पढ़ता है। वो सब बकवास की बातें होती हैं। वो कोई नहीं पढ़ता है, वो केवल समय बात करते हैं। सही से अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 6 से 8 घंटे नियमित और अनुशासित रूप से अगर आप पढ़ते हैं तो आप 100% आप सिलेक्ट होंगे। हर सप्ताह अपना रिव्यू कीजिए, अपना रिवीजन कीजिए कि जो हम लोगों ने पिछले हफ्ते पढ़ा था उसमें हमको क्या क्या याद है और क्या क्या भूल गए हैं। जल्दी से उसको आप रिवीजन करके अगले वीक की अपनी प्लानर बनाइए कि अगले वीक में क्या करना है हमको, और उस पर हम फोकस करिए, उस पर आपको लग जाइए। क्योंकि सफलता कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, शॉर्ट समय के लिए नहीं होता है। सफलता जो होती है वो बहुत लंबे समय के लिए होती है, लंबे समय बाद सफलता मिलती है। उसके लिए आपको जो है वो काफी समय देना पड़ेगा और काफी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। करंट अफेयर को मजबूत बनाने के लिए आपको पीआईबी में बताया हमने, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, योजना, कुरुक्षेत्र, बिहार का आर्थिक विषय आप करेंगे, ये आपने बता दिया। अब कैसे पढ़ें, तो करंट अफेयर को या समसामयिक मुद्दे से जोड़ करके सरकारी योजनाएं जो होती हैं, वो चाहे भारत सरकार की हो या बिहार की हो, और उनके नीतियों पर आपको अध्ययन करना है। यही आपका होता है कंटेम्प्रेरी और आपका करंट अफेयर, कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं और उनकी जो नीतियां हैं, कौन कौन सी नीतियां सरकारी योजनाएं लाई गई हैं, इसी पे आपको काम करना है। ये सरकारी योजनाएं और नीतियां, वो चाहे भूगोल हो, चाहे ज्योग्राफी, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, हर क्षेत्र में जो है वो ये पॉलिसी और योजनाएं आती हैं। तो हर सेक्टर में जो पॉलिसी और योजनाएं आई हैं, इनका क्या महत्व है, ये समाज को कैसे आगे बढ़ाएंगे, समाज की समस्याओं को कैसे खत्म करेंगे, सरकार इसके लिए क्या कर रही है, नई चीज क्या लेकर के आई है, यही तो करंट अफेयर है। और जो मुद्दे हैं वो हमारे समसामयिक हैं। इनको दोनों को जोड़ करके आप पढ़ेंगे तो आपको बेहतर काम हो जाएगा। साथ ही साथ बिहार में संबंधित समाचारों पर विशेष रूप से हमको ध्यान देना चाहिए कि बिहार में क्या हो रहा है, समसामयिक मुद्दे जो हैं वो बिहार में कैसे काम कर रहे हैं, इस पर हमको चीजों को क्या करना होगा, फोकस करना होगा। मॉक टेस्ट और उत्तर मूल्यांकन बताया मैंने, ये आपको करना है। नियमित रूप से मॉक टेस्ट देना है, अपने उत्तरों की समीक्षा करें और सुधार करें। अब जो भी आप अपने उत्तर लिखते हैं उसका आपको क्या करना है, रिव्यू करना है, समीक्षा करना है कि इस उत्तर में हमने ये बात अच्छी लिखी है, ये हमसे अच्छा नहीं हो पाया है, इसको हमको और करना है। और डे बाय डे आप उसमें क्या करेंगे, उसमें सुधार करेंगे। उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। समय प्रबंधन का अभ्यास करें। समय प्रबंधन आसानी से नहीं होता है, तो उसके लिए अभ्यास करने पर आप क्या करेंगे, अपने टाइम मैनेजमेंट को भी बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अवेयर हैं, अगर आप सिलेक्शन लेने के लिए उत्साहित हैं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं और आपको ये पता है कि सिलेक्शन में थोड़ा टाइम लगेगा और उस टाइम वहां तक पहुंचने में हमको लगभग 1.5 साल का समय लग सकता है, तो अगर जीवन के अपने 1.5 साल, जीवन के अगर आप अपने 1.5 साल एक अनुशासित और एक ईमानदारी के साथ समय को आप प्रबंधित करके अगर आप पढ़ाई पे फोकस कर देते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सेलेक्ट करने से रोक ले।
बस केवल प्रबंधन की जरूरत है, अनुशासन की जरूरत है और रेगुलरिटी की जरूरत है। इसको आप कर लेंगे तो सारे काम हो जाएंगे। पढ़ने में आप चाहे एवरेज हो चाहे वीक हो, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। समस्या यह है कि अनुशासित और नियमित होने की है और प्रबंधन की है। इसको हमको करना चाहिए। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान भी हमको रखना चाहिए। पढ़ाई के समय अगर हम तनाव में आते हैं, कोई फिजिकल समस्या आती है, तो उसको हमको तुरंत देखना चाहिए। उसमें कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। हमको अच्छी नींद आनी चाहिए। ध्यान और योग हमको कुछ ना कुछ समय तक करना चाहिए और हमेशा सकारात्मक सोच बनाइए। देखिए, सारा खेल हार्मोनल होता है। हमारी बॉडी के अंदर जिस प्रकार के हार्मोन्स निकलेंगे, अगर आप उत्साहित हो, अगर आपके अंदर उत्साह है, अगर आपके अंदर कार्य करने के लिए जो जिज्ञासा है, अगर आपको सिलेक्शन लेने का जुनून है, तो आप हर तरीके से स्वस्थ रहोगे। आप वो सब कुछ करोगे जो सिलेक्शन की जरूरी है। सिलेक्शन के लिए जितना जरूरी पढ़ाई है, जितना जरूरी मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट, उतना जरूरी ही अच्छी नींद लेना है, उतना जरूरी आपको ध्यान और योग करना है, उतना जरूरी आपको सकारात्मक सोच रखनी है और उतना जरूरी आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान रख करके काम करना है, क्योंकि ये ही आपके शरीर को बेहतर बनाएगी। अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा, अगर आपका मस्तिष्क स्वस्थ होगा, अगर आपका मन शांत होगा, तो आपको पढ़ने में मन लगेगा और वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो इस पर भी, पढ़ाई के साथ साथ इस पर भी आपको पूरा जोर देना चाहिए। अगर आपको किसी तरीके से कोई तनाव हो रहा है, उस तनाव को सॉल्व करिए या उससे निकल करके आने का कार्य कीजिए। ये चीजें आपको यहां पर क्या है, करनी है। अंत में हम बात यहां पर करेंगे नोट्स के लिए उत्कर्ष द्वारा प्रदान की गई तैयारी की रणनीति। यानी कि अगर आपको तैयारी करनी है तो आप क्या करेंगे, उत्कर्ष द्वारा जो एक हमेशा जो है वो कहीं ना कहीं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से या ऐप के माध्यम से या किसी न किसी तरीके से ई नोट्स के माध्यम से आपको हमेशा स्ट्रेटजी प्रदान की जाती है। तो उत्कर्ष के द्वारा जो प्रदान की गई तैयारी रणनीति है उसको आप फॉलो करें। और उत्कर्ष के द्वारा 70th बीपीएससी परीक्षा के लिए जो एक विस्तृत जो नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया है, वो चाहे ऐप के माध्यम से हो, चाहे ई नोट्स के माध्यम से हो, चाहे वो प्रिंटेड नोट्स के माध्यम से हो, वो आपको तक मिलता है। उसको आप फोकस करेंगे, उससे आपकी तैयारी को और बेहतर और अच्छा कर सकते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। और अंत में हम आप लोगों से यही कहेंगे, जो यहां पर लिखा है, ये चीज आपके जीवन में सफलता दिलाएगी और यही एक तरीका है जो आपको सफल बना सकती है। वो क्या है? धैर्य और निरंतरता सफलता की कुंजी है। अगर आपके अंदर पेशेंस है और कॉन्टिन्यूटी है तो यही आपको सफल बनाएगी। बहुत ज्यादा आजकल बच्चों के अंदर धैर्य नहीं रह गया है। वो चाहते हैं कि आज ही पढ़ें, आज सिलेक्शन हो जाए। वो सोचते हैं कि अगर 1 महीने बाद हमारा मेंस की परीक्षा है तो आज कोई टीचर ऐसा मिल जाए जो ऐसा पढ़ा दे कि हमारा 1 महीने बाद मेंस निकल जाए। ये नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। जो समय निर्धारित है जिस चीज के लिए, उतना लगेगा, वो कुछ भी हो जाए। चावल को पकने में इतना समय लगता है, उतना ही लगेगा, आप चाहे सर के बल खड़े हो जाओ। जो टॉपर्स होते हैं, जो सिलेक्टेड होते हैं, उनको पता है कि वो उन्होंने कितनी देर पहले, कितने साल पहले तैयारी शुरू की है, अब उनको रिजल्ट मिला है। तो उन बच्चों से मैं हमेशा कहना चाहता हूं कि जिनके अंदर धैर्य नहीं है, जिनके अंदर निरंतरता नहीं है, उनको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता पाने की, खास करके एग्जाम में, आपका जो सिविल एग्जाम में, आपको धैर्य और निरंतरता बनाए रखनी होगी और ये आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएगी। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गुड डे एंड हैप्पी होली।